नमस्कार साथियों, मैं दीपांकर राज आप सभी का फिर से अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सभी को आपकी आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए शुभकामनाएं देता हूं। आज के इस वीडियो में हम LT भर्ती परीक्षा हेतु शिक्षण अभिरुचि से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक व्यक्तित्व पर चर्चा करेंगे। व्यक्तित्व, ठीक है। आपके जो LT भर्ती परीक्षा का जो शिक्षण अभिरुचि का सिलेबस है उसमें व्यक्तित्व भी एक महत्वपूर्ण शीर्षक है। इससे संबंधित प्रश्न भी आपकी परीक्षा में अवश्य पूछे जाएंगे। क्योंकि परीक्षा निकट है, इसलिए हम व्यक्तित्व को संक्षिप्त रूप में इस वीडियो में पढ़ेंगे और साथ में मैंने कुछ MCQs लिए हैं, उसको भी हम इस वीडियो में हल करेंगे, ठीक है। तो आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए, जिससे आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तो मैं इसकी शुरुआत करता हूँ। व्यक्तित्व, तो हम इसको देखते हैं। देखिए, व्यक्तित्व शब्द अंग्रेजी के पर्सनैलिटी शब्द का हिंदी रूपांतरण है। यह शब्द लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से लिया गया है, ठीक है। तो व्यक्तित्व शब्द अंग्रेजी के पर्सनैलिटी शब्द का हिंदी रूपांतरण है। यह शब्द लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से लिया गया है, ठीक है। लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ वेशभूषा या मुखौटा होता है, ठीक है। जिसे नाटक करते समय नाटक के पात्र पहनकर तरह तरह के रूप बदला करते हैं, ठीक है। तो व्यक्तित्व शब्द अंग्रेजी के पर्सनैलिटी शब्द का हिंदी रूपांतरण है। यह शब्द लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ वेशभूषा या मुखौटा होता है, जिसे नाटक करते समय नाटक के पात्र पहनकर तरह तरह के रूप बदला करते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। हाँ, आगे देखिए, वर्तमान समय में बाहरी व आंतरिक गुणों के समावेश को व्यक्तित्व कहा जाता है, ठीक है। वर्तमान समय में बाहरी व आंतरिक गुणों के समावेश को व्यक्तित्व कहा जाता है, ठीक है। वर्तमान समय में बाहरी व आंतरिक गुणों के समावेश को व्यक्तित्व कहा जाता है। मतलब कि व्यक्तित्व व्यक्ति के आंतरिक व बाह्य गुण को सम्मिलित रूप से व्यक्ति का व्यक्तित्व कहा जाता है। आगे चलते हैं। व्यक्तित्व उन मनोदैहिक व्यवस्थाओं का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ समायोजन स्थापित कर लेता है, ठीक है। तो ये ऑलपोर्ट ने कहा है। ऑलपोर्ट एक प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री, उनके अनुसार व्यक्तित्व उन मनोदैहिक व्यवस्थाओं का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ समायोजन स्थापित कर लेता है, ठीक है। आगे चलते हैं। हाँ, अब देखते हैं हम व्यक्तित्व से संबंधित कुछ कथन मैंने यहाँ लिए हैं जो कि परीक्षा में MCQs के रूप में पूछे जा सकते हैं कि यह कथन किसने कहा है, ये पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए, व्यक्तित्व से संबंधित कथन, ठीक है। पहला है, वुडवर्थ के अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार की समग्र विशेषता है, ठीक है। तो वुडवर्थ के अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति के विकास की समग्र विशेषता है। ऐसा पूछा जा सकता है कि व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार की समग्र विशेषता है, किसने कहा है? तो वुडवर्थ ने कहा है। अगला पॉइंट देखते हैं। अब यहाँ पर अल्पोर्ट की परिभाषा थोड़ी सी लंबी है, इसको आप देख लीजिए। हाँ, अल्पोर्ट महोदय के अनुसार, इसको हमने पहले भी देखा, अल्पोर्ट महोदय के अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति के अंदर मनोशारीरिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ उसका एक अनूठा समायोजन स्थापित करते हैं, ठीक है। अल्पोर्ट के अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति के अंदर मनोशारीरिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ उसका एक अनूठा समायोजन स्थापित करते हैं, ठीक है। अगली परिभाषा देखिए। अगला कथन है ये, गिलफोर्ड महोदय के अनुसार व्यक्तित्व गुणों का संबंधित रूप है, ठीक है। तो जो ये छोटी छोटी परिभाषाएं हैं ये पूछी जा सकती हैं, ठीक है, MCQs के रूप में कि व्यक्तित्व गुणों का संबंधित रूप है, किस शिक्षा शास्त्री ने कहा है? तो ये कहा है गिलफोर्ड ने, ठीक है। आगे चलते हैं। हाँ, अब यहाँ पर कुछ व्यक्तित्व से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं मैंने ली हैं, इनको देखते हैं, ये भी पूछी जा सकती हैं। पहला है, वैलेंटाइन के अनुसार व्यक्तित्व जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों का योग है, ठीक है। तो ऐसा पूछा जा सकता है कि वैलेंटाइन की परिभाषा क्या है, या व्यक्तित्व जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों का योग है, ये किस शिक्षा शास्त्री ने कहा है? ये कहा है वैलेंटाइन ने। आगे चलते हैं।
अगला है गिलफोर्ड के अनुसार व्यक्तित्व गुणों का समन्वित रूप है। अभी हमने पहले भी देखा, तो गिलफोर्ड के अनुसार व्यक्तित्व गुणों का समन्वित रूप है। अगला देखते हैं, अगला है डैसिल के अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति के संगठित व्यवहार का संपूर्ण चित्र है। ठीक है, तो डैसिल के अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति के संबंधित व्यवहार का संपूर्ण चित्र है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए व्यक्तित्व की विशेषताएं, इसको मैंने संक्षिप्त रूप में ही लिया है, केवल आप इनको देख लीजिए। जो मुख्य विशेषताएं हैं व्यक्तित्व की विशेषताएं, पहला है आत्मचेतना, दूसरा है निरंतर निर्माण की क्रिया, तीसरा है शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य, और चौथा है दृढ़ इच्छा शक्ति। देखो इसको दृढ़ लिख दिया है यहाँ पर, इसका ये दृढ़ है। ठीक है, तो व्यक्तित्व की विशेषताएं हैं आत्मचेतना, निरंतर निर्माण की क्रिया, शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य और दृढ़ इच्छा शक्ति। ये व्यक्तित्व की 4 विशेषताएं हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, अब यहाँ पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण मैंने लिया है। ये इसमें भी मैंने कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को ही लिया है, क्योंकि वर्गीकरण तो बहुत लंबा है, लेकिन जो परीक्षा की दृष्टि से पूछे जा सकते हैं वो मैंने यहाँ पर लिया है। तो व्यक्तित्व का वर्गीकरण, ठीक है, व्यक्तित्व का वर्गीकरण पहले पाश्चात्य दृष्टिकोण से देखिए। इसमें क्रेस्चर या क्रेस्मर शिक्षा शास्त्री हैं, उनके अनुसार क्रेस्चर ने शारीरिक संरचना के आधार पर पहला वर्गीकरण किया है। ठीक, तो पहला वर्गीकरण व्यक्तित्व का किसने किया? वो किया था क्रेस्चर ने, और उसने किया था शारीरिक संरचना के आधार पर। तो शारीरिक संरचना के आधार पर व्यक्तित्व को क्रेस्चर महोदय ने निम्नलिखित भागों में बांटा है। देखिए ये कौन कौन से हैं। पहला है स्थूलकाय, जो नाटे व्यक्ति हैं, नाटे व्यक्तियों को स्थूलकाय कहा है। अगला है सुडौलकाय, जो खिलाड़ी प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, खिलाड़ी प्रकृति वाले। अगला है शीर्णकाय, जो दुर्बल शरीर वाले व्यक्ति हैं। और अगला है मिश्रित काय, जो कि मिले जुले शरीर वाले व्यक्ति हैं। ठीक है, तो पहला है स्थूलकाय, नाटे व्यक्ति, सुडौलकाय, खिलाड़ी प्रवृत्ति वाले व्यक्ति, और शीर्णकाय, दुर्बल शरीर वाले व्यक्ति, और अगला है मिश्रित काय, मिले जुले शरीर वाले व्यक्ति। ठीक है, अगला देखते हैं। अब देखिए एक पाश्चात्य दृष्टिकोण से का एक और वर्गीकरण है जो महत्वपूर्ण है, यूंग या जुंग के द्वारा, यूंग के द्वारा जो किया गया वर्गीकरण है, वर्तमान समय में सबसे प्रसिद्ध माना जाता है। देखो ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो यूंग या जुंग के द्वारा किया गया वर्गीकरण वर्तमान समय में सबसे प्रसिद्ध माना जाता है। इन्होंने मनोवैज्ञानिक आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है। ठीक है, किस आधार पर किया है? मनोवैज्ञानिक आधार पर। यह सबसे महत्वपूर्ण है, आप इसको ध्यान से देखिएगा, तभी मैंने इसको यहाँ लिया है। इसमें पहला है अंतर्मुखी व्यक्तित्व, जो लेखक बनने के लिए उचित व्यक्तित्व होता है। ऐसे व्यक्ति जो अंतर्मुखी होते हैं वो लेखक बनने के लिए उचित रहते हैं। अगला है बहिर्मुखी व्यक्तित्व, ऐसे व्यक्ति नेता या शिक्षक बनने के लिए उचित होते हैं। उचित व्यक्तित्व इनका होता है जो नेता या शिक्षक बनने के लिए होते हैं। और अगला है उभयमुखी, जो उचित या वांछित व्यक्तित्व। ठीक है, जो यानी जो उभयमुखी, इसमें अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दोनों प्रकार के इसमें गुण पाए जाते हैं। ये एक उचित व्यक्तित्व होता है जो हर प्रकार की परिस्थितियों में अनुकूलन के लिए सक्षम होता है। ठीक है, तो जुंग ने जो बांटा है व्यक्तित्व को, वो बांटा है अंतर्मुखी, लेखक बनने के लिए उचित व्यक्तित्व, बहिर्मुखी, नेता या शिक्षक बनने के लिए उचित व्यक्तित्व, और उभयमुखी या उचित या वांछित व्यक्तित्व जैसा हम चाहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, अब देखेंगे हम, अभी तक हमने पाश्चात्य दृष्टिकोण के आधार पर देखा, अब हम भारतीय दृष्टिकोण के आधार पर व्यक्तित्व के वर्गीकरण को देखेंगे। भारतीय दृष्टिकोण के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण। ठीक है, तो इसमें देखिए श्रीमद् भगवत गीता, देखो श्रीमद् भगवत गीता के बारे में आप सब जानते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में व्यक्तित्व के 3 गुणों का उल्लेख किया गया है। वे गुण हैं सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण। इन्हीं गुणों को आधार मानकर भारतीय दृष्टिकोण के आधार पर व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो श्रीमद् भगवत गीता में व्यक्तित्व के 3 गुणों का उल्लेख किया गया है। वे गुण हैं सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण। इन्हीं गुणों को आधार मानकर भारतीय दृष्टिकोण के आधार पर व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा गया है। तो ये 3 भाग कौन से हैं? तो ये है सात्विकी, राजसी, तामसी। ठीक है, तो
इसको आप देखिए, सात्विकी या सद्गुण और सद्गुण की प्रधानता, और राजसी है रजोगुण की प्रधानता, ठीक है, रजोगुण की प्रधानता, और तामसी है जो तामसी गुणों की प्रधानता इसमें होती है, ठीक है। तो इस प्रकार भारतीय दृष्टिकोण से व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा गया है, सात्विकी, राजसी और तामसी। ये भगवत गीता को आधार मानकर इसको बांटा गया है। आगे चलते हैं। हाँ, अब आधुनिक दृष्टिकोण है, जब इन सब का मिलाजुला रूप जो आधुनिक दृष्टिकोण से जो व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया गया उसको देखेंगे हम। देखिए, इसमें आधुनिक दृष्टिकोण यानी मॉडर्न अप्रोच से व्यक्तित्व का वर्गीकरण, ठीक है। जो आधुनिक दृष्टिकोण या मॉडर्न अप्रोच के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया गया है, उसमें व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है भावुक व्यक्तित्व के व्यक्ति होते हैं, दूसरा है कर्मशील और तीसरा है विचारशील, ठीक है। तो भाविक, कर्मशील और विचारशील व्यक्तित्व 3 भागों में आधुनिक दृष्टिकोण के आधार पर व्यक्तित्व को बांटा गया है, ठीक है। इसमें एक नोट है, उचित व्यक्तित्व होता है संवेगीय स्थिरता। जो संवेगीय स्थिरता है वो उचित व्यक्तित्व है, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए, तो ये मैंने कुछ संक्षिप्त जानकारी व्यक्तित्व के बारे में दी थी, क्योंकि अभी डिटेल में तो बहुत कुछ है, लेकिन हमारे पास उतना अभी समय नहीं है कि हम डिटेल में पढ़ें, तो मैंने कुछ संक्षिप्त जानकारी दी है। अब इस पर आधारित हम कुछ MCQs को हल करेंगे, ठीक है। तो आप इसको ध्यान से देखिए। हाँ, ये व्यक्तित्व पर आधारित कुछ MCQs मैंने लिए हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। व्यक्तित्व पर आधारित परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है। तो यहाँ देखिए, पहला प्रश्न है, व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार की संपूर्ण गुणात्मकता है। यह कथन किसने कहा है? व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार की संपूर्ण गुणात्मकता है, यह कथन है। पहले इसके विकल्प देखिए, वुडवर्थ, वैलेंटाइन, एमन और RB कैटल, ठीक है। तो इसका जो सही विकल्प है वो पहला है, वुडवर्थ। देखा, मैंने कहा था ना कि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, आप देख लीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन ये यहाँ पर ये एक आपको पहला दिख गया है, ठीक है। तो इसमें जो आपका सही विकल्प है वो है वुडवर्थ, ठीक है। अगला देखिए, अगला प्रश्न है, हाँ, अगला प्रश्न देखिए, व्यक्तित्व के विश्लेषणात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया किसने किया? एडलर, बांडुरा, शायद या युंग। तो इसका जो सही विकल्प है वो है डी, युंग। व्यक्तित्व के विश्लेषणात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था युंग ने, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जिन व्यक्तियों का शरीर मोटा, कद नाटा और चित्त आराम पसंद होता है उन्हें किस श्रेणी में रखा जाता है? ठीक है, जिन व्यक्तियों का शरीर मोटा, कद नाटा तथा चित्त आराम पसंद होता है उन्हें किस श्रेणी में रखा जाता है? इसके विकल्प हैं पुष्टकाय, स्थूलकाय, कृशकाय या मिश्रित काय, ठीक है। तो अभी हमने देखा तो जो इसका जो सही विकल्प होगा वो होगा विकल्प बी, स्थूलकाय। इसको अभी हमने देखा है, ठीक है। नाटे कद वाले व्यक्तियों को स्थूलकाय में रखा जाता है। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हाँ, अगला प्रश्न देखिए, राजीव एक खुशमिजाज तथा मिलनसार व्यक्ति है परंतु उसकी प्रवृत्ति रूढ़िवादी तथा अकेलापन उसे पसंद नहीं है, ऐसे व्यक्ति कहलाते हैं। राजीव एक खुशमिजाज तथा मिलनसार व्यक्ति है परंतु उसकी प्रवृत्ति रूढ़िवादी है तथा अकेलापन उसे पसंद नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति क्या कहलाते हैं? पहले देखिए इसका विकल्प क्या है, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी या स्नायु विकृत स्थिरता, ठीक है। तो इसका जो सही विकल्प होगा, देखिए चूंकि आप यहाँ पर देखिए मिलनसार से अंदाज़ा लगा लीजिए आप, जो मिलनसार होगा वो जाहिर बहिर्मुखी होगा, तो जो इसका सही विकल्प है वो है बहिर्मुखी, ठीक है, विकल्प बी, ठीक। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा प्रकार सेल्डन व्यक्तित्व सिद्धांत में सम्मिलित नहीं है? ठीक है, तो सेल्डन व्यक्तित्व सिद्धांत है, इसको जब हम डिटेल में देखेंगे तब मैं आने वाले वीडियोज़ में बताऊंगा। फिलहाल आप इसके क्वेश्चन को देख लीजिए। तो निम्न में कौन सा प्रकार सेल्डन व्यक्तित्व सिद्धांत में सम्मिलित नहीं है? गोलाकार, एंडोमॉर्फी, आयताकार या मेसोमॉर्फी या
चौगाकार एस्टोमॉर्फी या लंबाकार एक्टोमॉर्फी। तो जो इसका जो सही विकल्प है वो है विकल्प सी, चौगाकार या एस्टोमॉर्फी इसमें नहीं है, बाकी तीन हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है यौन मूल प्रवृत्ति के ऊर्जा बल को कहा जाता है। यौन मूल प्रवृत्ति के ऊर्जा बल को कहा जाता है। विकल्प है थैनाटोस, इरोस और लिम्बिडो, या ए व बी दोनों। तो इसका जो सही विकल्प है वह है विकल्प सी, लिबिडो। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। हाँ, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है सिगमंड फ्राइड ने मन की 3 दशाएं बताई, उनमें से अचेतन मन होता है। कब होता है भाई अचेतन मन? सिगमंड फ्राइड ने मन की 3 दशाएं बताई, उनमें से अचेतन मन होता है। विकल्प है जागृत अवस्था, भूल जाना, दमित इच्छाओं व कटु अनुभूतियों का भंडार, या उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो जो इसका सही विकल्प होगा वो होगा विकल्प सी। ठीक है, तो अचेतन मन जो होता है उसमें दमित इच्छाएं होती हैं। जो दमित इच्छाओं व कटु अनुभवों का जो भंडार होता है, जो इच्छाएं दबी होती हैं, वो अचेतन मन में होती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रक्षेपण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया किसने किया था? इसके विकल्प हैं जेम्स, फ्राइड, यूंग, कैटल। तो जो इसका सही विकल्प है वो है विकल्प बी, फ्राइड। सबसे पहले सिगमंड फ्राइड ने प्रक्षेपण शब्द का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हम। एक व्यक्ति यह निश्चय नहीं कर पाता कि द्वितीय श्रेणी परीक्षा व तृतीय श्रेणी परीक्षा में कौन सी श्रेष्ठ है। भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार ऐसा व्यक्तित्व होगा। फिर से प्रश्न पढ़िए। एक व्यक्ति यह निश्चय नहीं कर पाता कि द्वितीय श्रेणी परीक्षा व तृतीय श्रेणी परीक्षाओं में से कौन सी श्रेष्ठ है। भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार ऐसा व्यक्तित्व होगा रजोगुणी, तमोगुणी, सतोगुणी या कर्मगुणी। ठीक है, तो जो इसका सही विकल्प होगा वो होगा विकल्प ए, रजोगुणी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। हाँ, अगला प्रश्न देखिए। व्यक्तित्व का वह अंश जो नैतिकता के विषय में माता पिता के सामाजिक मानकों को समाविष्ट करता है वह क्या है? तो व्यक्तित्व का वह अंश जो नैतिकता के विषय में माता पिता के तथा सामाजिक मानकों को समाविष्ट करता है वह है। इसके विकल्प हैं इदम, अहम, पराह, या इसमें से कोई नहीं। तो जो इसका जो सही विकल्प है वो है पराह। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है व्यक्तित्व के द्वारा हम भविष्यवाणी कर सकते हैं। यह विचार प्रस्तुत किया किसने किया था? व्यक्तित्व के द्वारा हम भविष्यवाणी कर सकते हैं, यह विचार किसने प्रस्तुत किया? इसके विकल्प हैं अल्पोर्ट, कैटल, यूंग या एडलर। तो जो इसका जो सही विकल्प है वो है विकल्प बी, कैटल। ठीक है, कैटल ने यह विचार प्रस्तुत किया था कि व्यक्तित्व के द्वारा हम भविष्यवाणी कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। व्यक्ति इतिहास या पर्सन हिस्ट्री विधि के प्रवर्तक माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? मुरे व मॉर्गन, पाइन व टेंडलर, गाल्टन, या इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही विकल्प है वो है विकल्प सी, गाल्टन माने जाते हैं। ठीक है, व्यक्ति इतिहास या पर्सन हिस्ट्री विधि के जो प्रवर्तक है वह गाल्टन माने जाते हैं। आगे चलते हैं। हाँ, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है CAT कैट का भारतीय अनुकूलन किया गया। अब देखो, पहले तो देखिए ये कैट क्या है। ये कैट है, इसके बारे में बताना चाहूँगा थोड़ा। कैट का जो फुल फॉर्म है वो है चिल्ड्रन एपरसेप्शन चिल्ड्रन एपरसेप्शन टेस्ट, ये इसका फुल फॉर्म है। और हिंदी में है ये बालक बोध परीक्षण। ठीक है,
तो सीएटी का जो भारतीय अनुकूलन किया गया किसके द्वारा किया गया? तो जो इसका सही विकल्प है वो है विकल्प बी, उमा चौधरी के द्वारा इसका भारतीय अनुकूलन किया गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। एक व्यक्ति जो लाभ हानि इत्यादि का अनुमान लगाकर कार्य करता है उसे थार्नडाइक के अनुसार माना जाता है। क्या माना जाता है भाई? एक व्यक्ति जो लाभ हानि इत्यादि का अनुमान लगाकर कार्य करता है उसे थार्नडाइक के अनुसार माना जाता है। इसका जो विकल्प है सूक्ष्म विचारक, प्रत्यक्ष विचारक, स्थूल विचारक या मुख्य विचारक। तो जो इसका सही विकल्प है वो है विकल्प सी, स्थूल विचारक। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हाँ, अगला प्रश्न है, विषय का तात्कालिक ज्ञान व्यक्ति को नहीं होता किंतु प्रयास द्वारा प्रत्यास्मरण कर उसे चेतना में लाया जा सकता है। यह स्थिति मन के किस स्तर से संबंधित है? ठीक है, विषय का तात्कालिक ज्ञान व्यक्ति को नहीं होता किंतु प्रयास द्वारा प्रत्यास्मरण कर उसे चेतना में लाया जा सकता है। यह स्थिति मन के किस स्तर से संबंधित है? तो इसके विकल्प हैं चेतन भाग, अचेतन भाग, अर्धचेतन भाग या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही विकल्प है वो है विकल्प सी, अर्धचेतन भाग। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, मानसिक ऊर्जा का राग फ्रायड ने किसे कहा है? महत्वपूर्ण सवाल है। मानसिक ऊर्जा का राग फ्रायड ने किसे कहा है? मूल प्रवृत्ति, लिबिडो, ग्रंथि या नॉर्सिसिज्म। तो इसका जो सही विकल्प है वो है विकल्प बी, लिबिडो को। ठीक है, लिबिडो को मानसिक ऊर्जा का राग फ्रायड ने कहा है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व रचना हेतु जीवन जीने का ढंग है। इस शब्द का प्रतिपादन किस मनोवैज्ञानिक ने किया है? ठीक है, व्यक्तित्व रचना हेतु जीवन जीने का ढंग। ठीक है, इस शब्द का प्रतिपादन किस मनोवैज्ञानिक ने किया है? विकल्प में फ्राइड, एडलर, मैस्लो, युंग। तो जो इसका जो सही विकल्प है वो है एडलर। ठीक है, विकल्प बी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति के मन में विचार आता है कि मुझे अध्यापक पर प्रहार करना चाहिए और वह बिना किसी कारण ही पूरी कक्षा के सामने अध्यापक पर हाथ उठा देता है। उस व्यक्ति के व्यक्तित्व स्तर है, उस व्यक्ति का व्यक्तित्व स्तर है। फिर से पढ़ते हैं इसको हम। एक व्यक्ति के मन में विचार आता है कि मुझे अध्यापक पर प्रहार करना चाहिए और वह बिना किसी कारण ही पूरी कक्षा के सामने अध्यापक पर हाथ उठा देता है। उस व्यक्ति का व्यक्तित्व स्तर है। विकल्प में ईड, ईगो, सुपर ईगो कहना संभव नहीं है। तो जो इसका जो सही विकल्प होगा वो होगा विकल्प ए, ईड। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, अगला प्रश्न देखिए, निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है? विकल्प हैं परा सामाजिक अपेक्षाओं तथा आदर्शों का प्रतिनिधित्व करता है। दूसरा है अहम का विकास इंद्र से होता है। तीसरा, इदम का उद्देश्य किसी भी प्रकार से आवश्यकता की संतुष्टि करना होता है। और अगला सबसे लास्ट है, इदम अहम व परा अहम का कोई संबंध नहीं होता है। तो जो इसका सही विकल्प है वो है विकल्प डी। ठीक है, ये गलत है, बाकी सब सही है। ठीक है, तो इसका सही विकल्प होगा विकल्प डी। अगला प्रश्न है, राम सफल होना चाहता है तथा श्रेष्ठता के स्तर को प्राप्त करना चाहता है। वह अभिप्रेरित है किससे? विकल्प है शक्ति आवश्यकता, उपलब्धि आवश्यकता से, अनुमोदन आवश्यकता से, संबंधन आवश्यकता से। तो जो इसका सही विकल्प होगा वो होगा विकल्प बी, वह उपलब्धि आवश्यकता से अभिप्रेरित है क्योंकि वह सफल होना चाहता है। ठीक है, उसको उपलब्धि चाहिए। अगला प्रश्न है, यदि भय एक संवेग है तो मूल प्रवृत्ति होगी, क्या होगी? भय एक संवेग है तो मूल प्रवृत्ति होगी आक्रमण, तलाश, भोजन या पलायन। तो जो इसका सही विकल्प होगा विकल्प डी। ठीक है, भय एक संवेग है तो मूल प्रवृत्ति होगी पलायन। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वात पित्त कफ वर्गीकरण है। वात पित्त कफ वर्गीकरण है। इसके विकल्प है वेद के आधार पर, कर्म के आधार पर, आयुर्वेद के आधार पर या प्रवृत्ति के आधार पर। तो सही विकल्प है इसका
सी आयुर्वेद के आधार पर। ठीक है, वात पित्त कफ वर्गीकरण है आयुर्वेद के आधार पर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। किशोरावस्था में बालक अधिकांशतः अपने ही रूप में मोहित हो जाता है। फ्राइड ने इस भावना को कहा है मूल प्रवृत्ति, नॉर्सिसिज्म, एट्रैक्शन या भ्रम। तो इसका जो सही विकल्प है वो है विकल्प बी, उसे नॉर्सिसिज्म कहते हैं। किशोरावस्था में बालक अधिकांशतः अपने ही रूप पर मोहित हो जाता है। इस फ्राइड ने इस भावना को नॉर्सिसिज्म कहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रक्षेपी विधियों से मापन किया जाता है केवल चेतना मन का, अर्धचेतन व चेतन मन का, या अर्धचेतन व अचेतन मन का, या केवल अचेतन मन का। तो जो इसका सही विकल्प है वो है विकल्प 100, अर्धचेतन मन का व अचेतन मन का प्रक्षेपी विधियों से मापन किया जाता है। आगे चलते हैं। हाँ, अभी मैं एक बार रिवीजन करूँगा इन प्रश्नों का, तब आप देख लीजिएगा जिनका छूटा है। अगला प्रश्न है आधुनिक दृष्टिकोण से सर्वाधिक उचित व्यक्तित्व होता है। विकल्प है सदैव कर्मठ, विचारशील, भावुक या संवेगीय स्थिर। तो जो इसका सही विकल्प है वो है विकल्प डी, संवेगी रूप से जो स्थिर है वह सबसे अच्छा व्यक्तित्व होता है, सबसे उचित व्यक्तित्व होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बाल संबोध परीक्षण में कार्ड होते हैं महिलाओं के, पुरुषों के, जानवरों के या ए व बी दोनों के। तो जो इसका जो सही विकल्प है वो है विकल्प सी, जानवरों। ठीक है, तो जो बाल संबोध परीक्षण में जो कार्ड होते हैं वो जानवरों के होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है जीवन मूल प्रवृत्ति व मृत्यु प्रवृत्ति फ्राइड के अनुसार प्रतीक है किसके हैं? जीवन मूल प्रवृत्ति व मृत्यु प्रवृत्ति फ्राइड के अनुसार प्रतीक है। इसके विकल्प हैं अनुभव व भावना की, निर्माण व ध्वंस की, ऊर्जा व विनाश की, इच्छा व अनिच्छा की। तो जो इसका सही विकल्प है वह है विकल्प सी, ऊर्जा व विनाश की। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाँ अगला प्रश्न देखिए, समाजमिति विधि के प्रवर्तक हैं कौन है? मोरिनो, वुंट, युंग या कैटल। तो समाजमिति विधि के जो प्रवर्तक हैं वे हैं विकल्प ए, मोरिनो। अगला प्रश्न देखते हैं। व्यक्तित्व को परिभाषित करने वाले कारक बुद्धि, अभिरुचि, अभिप्रेरणा, अभिवृत्ति, महत्वाकांक्षा इत्यादि किस प्रकार के कारक हैं? यानी व्यक्तित्व को परिभाषित करने वाले कारक बुद्धि, अभिरुचि, अभिप्रेरणा, अभिप्रवृत्ति, महत्वाकांक्षा इत्यादि किस प्रकार के कारक हैं? तो ये है सोशल, बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिस्ट या जन्मजात। तो जो इसका सही विकल्प है वो है विकल्प से साइकोलॉजिस्ट, मनोवैज्ञानिक कारक हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, अंतिम प्रश्न देखते हैं इस वीडियो का। फ्राइड के अनुसार मन का लघुत्तम उपखंड कौन सा है? तो इसका विकल्प है अर्धचेतन, चेतन, अचेतन या कोई नहीं। तो इसका सही विकल्प है विकल्प बी, चेतन। ठीक है, तो ये मैंने 30 प्रश्न इस वीडियो में लिए हैं। ठीक है, आप इस वीडियो को देखिए। ठीक है, एक बार मैं 30 प्रश्नों को रिवीजन कर देता हूँ जल्दी से। हाँ, यहाँ देखिए, व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार की संपूर्ण गुणात्मकता है। पहला प्रश्न है, व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार की संपूर्ण गुणात्मकता है, यह कथन किसका है? वुडवर्थ का है। अगला प्रश्न, व्यक्तित्व के विश्लेषणात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था युंग ने। अगला प्रश्न, जिन व्यक्तियों का शरीर मोटा व कद नाटा तथा चित्त आराम पसंद होता है उन्हें किस श्रेणी में रखा जाता है? उन्हें स्थूलकाय में रखा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, राजीव एक खुशमिजाज तथा मिलनसार व्यक्ति है परंतु उसकी प्रवृत्ति रूढ़िवादी तथा अकेलापन उसे पसंद नहीं है, ऐसे व्यक्ति कहलाते हैं बहिर्मुखी। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा प्रकार सेल्डन व्यक्तित्व सिद्धांत में सम्मिलित नहीं है? ये चौगाकार है। अगला प्रश्न, यौन मूल प्रवृत्ति के ऊर्जा बल को कहा जाता है लिबिडो। अगला प्रश्न देखते हैं। सिगमंड फ्राइड ने मन की 3 दशाएं बताई, उनमें से अचेतन मन होता है दमित इच्छाओं व कटु अनुभूतियों का भंडार। अगला प्रश्न, प्रक्षेपण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया फ्राइड ने। अगला प्रश्न, एक व्यक्ति यह निश्चय नहीं कर पाता है कि द्वितीय श्रेणी परीक्षा व तृतीय श्रेणी परीक्षा में से कौन सी श्रेष्ठ है। भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार ऐसा व्यक्तित्व रजोगुणी है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए,
व्यक्तित्व का वह अंश जो नैतिकता के विषय में माता पिता तथा सामाजिक मानकों को समाविष्ट करता है वह है पराह। अगला प्रश्न, व्यक्तित्व के द्वारा हम भविष्यवाणी कर सकते हैं। ये कैटल ने ये विचार कैटल का है। व्यक्ति इतिहास विधि के प्रवर्तक माने जाते हैं, गाल्टन। आगे चलते हैं। अगला है कैट का भारतीय अनुकूलन क्या है, उमा चौधरी ने। एक व्यक्ति जो लाभ हानि इत्यादि का अनुमान लगाकर कार्य करता है, थार्नडाइक के अनुसार वो माना जाता है स्थूल विचारक। अगला प्रश्न, विषय का तत्कालिक ज्ञान व्यक्ति को नहीं होता किंतु प्रयास द्वारा प्रत्यय स्मरण कर उसे चेतना में लाया जा सकता है। यह स्थिति मन के किस स्तर से संबंधित है, अर्धचेतन भाग से संबंधित है। अगला प्रश्न, मानसिक ऊर्जा का राग फ्रायड ने किससे कहा है, लिबिडो को। अगला प्रश्न, व्यक्तित्व रचना हेतु जीवन जीने का ढंग इस शब्द का प्रतिपादन किस मनोवैज्ञानिक ने किया, ये एडलर ने किया था। अगला प्रश्न, एक व्यक्ति के मन में विचार आता है कि मुझे अध्यापक पर प्रहार करना चाहिए, वह बिना किसी कारण ही पूरी कक्षा के सामने अध्यापक पर हाथ उठा देता है, उस व्यक्ति का व्यक्तित्व इस तरह ईड। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो ये है इदम अहम व परा अहम का कोई संबंध नहीं होता, ये गलत है, बाकी सब सही है। अगला प्रश्न, राम सफल होना चाहता है, वह श्रेष्ठता के स्तर को प्राप्त करना चाहता है, यह अभिप्रेरित है उपलब्धि आवश्यकता स्तर से। अगला है, यदि भय एक संवेग है तो मूल प्रवृत्ति पलायन की होगी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वात पित्त कफ वर्गीकरण है आयुर्वेद के आधार पर। अगला प्रश्न, किशोरावस्था में बालक अधिकांशतः अपने ही रूप पर मोहित हो जाता है, फ्रायड ने इस भावना को कहा नॉर्सिज्म। अगला प्रश्न, प्रक्षेपी विधियों से मापन किया जाता है अर्धचेतन व अचेतन मन का। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, आधुनिक दृष्टिकोण से सर्वाधिक उचित व्यक्तित्व है संवेगीय स्थिर व्यक्तित्व। अगला प्रश्न, बाल संबोध परीक्षण में कार्ड होते हैं जानवरों के। अगला प्रश्न, जीवन मूल प्रवृत्ति व मृत्यु प्रवृत्ति फ्रायड के अनुसार प्रतीक है ऊर्जा व विनाश की। अगला प्रश्न, समाज मिति विधि के प्रवर्तक है मोरिनो। अगला प्रश्न, व्यक्तित्व के को परिभाषित करने वाले कारक बुद्धि, अभिरुचि, अभिप्रेरणा, अभिवृत्ति, महत्वाकांक्षा इत्यादि ये साइकोलॉजिस्ट यानी मनोवैज्ञानिक कारक हैं। अगला प्रश्न, फ्रायड के अनुसार मन का लघुतम उपखंड कौन सा है, यह है चेतन। ठीक है, फ्रायड के अनुसार मन का लघुतम उपखंड कौन सा है, चेतन। ठीक है, तो इस वीडियो में मैंने ये MCQs को भी लिया है और संक्षेप में मैंने व्यक्तित्व के कुछ छोटा सा वर्गीकरण को, महत्वपूर्ण वर्गीकरण के जो बिंदु हैं उनको दिया है भारतीय दृष्टिकोण से, पाश्चात्य दृष्टिकोण से। ठीक है, और कुछ मैंने यहाँ कथन दिए हैं, परिभाषाएँ दी हैं और व्यक्तित्व का एक जनरल इंट्रोडक्शन मैंने यहाँ पर दिया है। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा, आपके काम आएगा और इससे आपको व्यक्तित्व से संबंधित परीक्षा उपयोगी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी की जानकारी मैं आपको अगली वीडियो में दूंगा। और भी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, जब तक ये परीक्षा होगी उससे लगभग एक हफ्ते पहले मैं आपके ये महत्वपूर्ण टॉपिक करा दूंगा। ठीक है, बाकी की जानकारी आपको अगली वीडियो में दूंगा। तब तक के आप इस वीडियो को देखिए, बार बार देखिए, इससे आपकी तैयारी हो जाएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस आइकन को दबाना ना भूलिएगा, जिससे कि कोई भी नोटिफिकेशन जो मेरे चैनल से संबंधित आपको मिल जाएगा। ठीक है, बाकी की जानकारी मैं आपको अगले वीडियो में दूंगा। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने अध्ययन को जारी रखिए। आपको भविष्य के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद आपका। नमस्कार।